भारत के दक्षिणी किनारे पर स्थित रामेश्वरम समुद्र, हवा और नमक की गंध से भरा एक छोटा सा शहर। यहीं 15 अक्टूबर 1931 को एक साधारण से परिवार में एक बालक ने जन्म लिया। कोई नहीं जानता था कि ये बालक आगे चलकर भारत के वैज्ञानिक भविष्य का समीकरण बदल देगा। उसका नाम रखा गया अबुल पकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। कलाम का घर छोटे आकार का था, लेकिन मूल्यों में बहुत विशाल। पिता जैनुलाब्दीन नाव चलाकर कमाई करते थे। वे शिक्षित नहीं थे, पर चरित्र, सत्य और विश्वास के सूत्रों को बिना किसी पाठ्य पुस्तक के समझते और दूसरों को समझाते थे। उनकी सोच बिल्कुल गणितीय ईमानदारी जैसी थी, सीधी, स्पष्ट और बिना किसी लाभ हानि के गणना। माँ आशी अम्मा ऐसा हृदय रखती थीं जिसमें किसी भी जरूरतमंद के लिए जगह हमेशा खाली रहती, जैसे विशाल संख्या में अनंत का कोई अंत ना हो। कलाम ने बचपन से ही समझ लिया था कि गरीबी एक स्थितिजन्य चर है, यानी वेरिएबल, और मेहनत उसका हल, यानी सल्यूशन। उनके पास न खिलौने थे न सुविधाएं, पर उत्सुकता और आत्मसम्मान उनके स्थिर सूत्र थे। वे छोटे थे, लेकिन उनके सपनों की सीमा अनंत, जिस पर कोई मूल्य सीमा लागू नहीं हो सकती थी। समुद्र किनारे बैठकर वे पक्षियों को उड़ते देखते, आकाश में बादलों का आकार बदलते देखते और चुपचाप सोचते, यदि पक्षी उड़ सकते हैं तो मनुष्य क्यों नहीं। शायद यहीं से उनके मस्तिष्क में उड़ान का पहला समीकरण बना। उन्हें लगता था मानो बादल उनसे पूछ रहे हों, ऊपर क्यों नहीं आते, नीचे खड़े होकर हमें क्यों निहारते हो। विद्यालय में वे केवल याद नहीं करते थे, बल्कि उत्तरों का तर्क जानना चाहते थे। वे हर विषय की गहराई में उतरकर मूल सिद्धांत समझने का प्रयास करते। शिक्षक उन्हें इसलिए पसंद करते क्योंकि वे प्रश्न पूछते थे, और प्रश्न किसी भी ज्ञान की पहली सीढ़ी होते हैं। कलाम जानना चाहते थे क्यों और कैसे। इन्हीं दो प्रश्नों ने उनके भविष्य की दिशा निर्धारित कर दी। घर की दशा ने उन्हें जल्दी जिम्मेदार बना दिया। वे सुबह अखबार बांटते और फिर स्कूल जाते। वर्षा का पानी, समुद्री हवा की नमी, कभी ठंड कभी धूप, लेकिन उनके कदम नहीं रुके। वे मानते थे कि परिस्थितियों की कठिनाई केवल बाहरी घर्षण है, और यदि मन की शक्ति पर्याप्त हो तो हर घर्षण को पार किया जा सकता है। उनके लिए जीवन का समीकरण स्पष्ट था, मेहनत प्लस संकल्प बराबर सफलता। इन्हीं संघर्षों में, उन्हीं गलियों में चलते हुए, समुद्र की आवाज़ सुनते हुए, उनके भीतर एक सपना आकार लेने लगा। ये सपना केवल उनका निजी लक्ष्य नहीं था, ये एक ऐसा विचार था जो आने वाले समय में पूरे भारत की उम्मीद बनने वाला था। उन्हें भरोसा था कि यदि सोच ऊंची हो तो छोटा घर भी बड़े विज्ञान की प्रयोगशाला बन सकता है। अब्दुल कलाम जैसे जैसे बड़े होने लगे, उनकी जिज्ञासा भी समानुपातिक रूप से बढ़ती गई। ये जिज्ञासा किसी साधारण बच्चे की उत्सुकता नहीं थी, बल्कि एक ऐसी खोज थी जो हर छोटे तथ्य को सिद्धांत में बदलने की इच्छा रखती थी। वे समझ चुके थे कि जीवन की समस्याएं गणित की तरह होती हैं। हर प्रश्न का समाधान होता है यदि व्यक्ति सही विधि खोज ले। स्कूल की पढ़ाई खत्म होते ही वे अपने ज्ञान का दायरा विस्तृत करना चाहते थे। रामेश्वरम की सीमाएं अब उनके सपनों के समीकरण को छोटा महसूस कराने लगी। इसलिए वे शिक्षा की अगली यात्रा के लिए घर से दूर निकले। ये वही कदम था जो एक बीज को अगली मिट्टी और नए मौसम की तलाश में आगे बढ़ाता है। आगे की पढ़ाई के लिए वे शिमोगा और फिर मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पहुंचे। यहाँ पहुंचकर पहली बार उन्हें लगा कि विज्ञान केवल पुस्तकों के शब्द नहीं, बल्कि प्रयोगों की भाषा है। इंजीनियरिंग की कक्षाओं, कार्यशालाओं और प्रयोगशालाओं में उन्हें अपने भीतर की आग जलती हुई महसूस होने लगी। ये वो आग थी जो केवल लोहे को नहीं, इंसानों को भी मजबूत बनाती है। इन्हीं दिनों उन्होंने उड़ान विज्ञान यानी एरोनॉटिक्स की ओर गंभीर रुचि दिखानी शुरू की। वे अक्सर मॉडलों को देखते, उनके पंखों के कोण मापते, हवा के दबाव का प्रभाव समझते और सोचते, यदि एक धातु का टुकड़ा हवा में उड़ सकता है तो इंसान की इच्छाएं क्यों नहीं। लेकिन हर सपना सरल नहीं होता। उनकी पढ़ाई का खर्च का प्रश्न एक कठिन गणितीय समस्या की तरह सामने आया। घर की आर्थिक शक्ति सीमित थी और आवश्यकताओं का दायरा धीरे धीरे बढ़ रहा था। कुछ समय के लिए ऐसा लगा कि उनका सपना रुक सकता है, लेकिन जैसे हर समीकरण में छिपा होता है सही मान, वैसे ही उनकी जिंदगी में समाधान लेकर आए उनके शिक्षक। उन्होंने कलाम का उत्साह देखा, उनका परिश्रम देखा और उन्हें छात्रवृत्ति मिली। शिक्षा का ये समर्थन उनके लिए किसी वैज्ञानिक सूत्र से कम नहीं था। कलाम को ये बात स्पष्ट हो गई कि अगर व्यक्ति मेहनत और तर्क के साथ जीवन को देखे तो हर बाधा एक चर की तरह होती है, जिसे सही निर्णय और सही अवसर के द्वारा सुलझाया जा सकता है। इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में उन्हें एक विमान डिज़ाइन करने का महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट मिला। ये प्रोजेक्ट सामान्य नहीं था, ये उनके सपने का पहला व्यावहारिक मॉडल था। रातें कम होने लगीं और मेहनत का समय बढ़ने लगा। कभी माप गलत हो जाता, कभी गणना बिगड़ जाती,
कभी पंख का झुकाव थोड़ी त्रुटि पैदा कर देता, लेकिन विफलता उनके लिए रुकावट नहीं, सुधार का संकेत थी। उनके प्रयास धीरे धीरे परिपूर्णता की ओर बढ़े और अंत में उनका डिजाइन सफल हुआ। उसी समय उन्होंने महसूस किया कि विज्ञान केवल मशीनें नहीं बनाता, वो मनुष्य को भी बनाता है। ये एक सोच है, एक दृष्टिकोण, जो कहता है जहां समस्या हो वहां प्रयास करो, जहां प्रश्न हो वहां खोज करो, और जहां असंभव लगे वहीं से वैज्ञानिक यात्रा शुरू होती है। उनकी पढ़ाई पूरी हो गई, लेकिन अब उनके लिए असली उड़ान की तैयारी शुरू होने वाली थी। किताबें बंद हो गई थीं, पर ज्ञान का द्वार खुल गया था। अब उन्हें एक ऐसे सफर पर जाना था जहां वे केवल पढ़ेंगे नहीं, बल्कि देश को उसके सपनों की दिशा देंगे। इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी होने के बाद अब्दुल कलाम के सामने दो रास्ते थे। एक रास्ता उन्हें निजी कंपनियों की तरफ ले जा सकता था, जहां वे पैसा और आराम पा सकते थे, और दूसरा रास्ता था देश की वैज्ञानिक संस्थाओं की ओर, जहां सम्मान तो था, लेकिन संघर्ष भी अनिवार्य था। अधिकांश लोग उस रास्ते का चयन करते हैं जहां कम जोखिम हो, लेकिन कलाम का दिमाग किसी सामान्य गणना से नहीं चलता था। उनका समीकरण स्पष्ट था, किसी भी राष्ट्र की प्रगति बराबर विज्ञान प्लस ईमानदार प्रतिभा। इसी सोच के साथ उन्होंने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO में वैज्ञानिक के रूप में काम शुरू किया। शुरुआत में उनका काम बहुत बड़ा नहीं था, वे छोटी छोटी तकनीकी जिम्मेदारियां निभाते। कई बार उसी काम को दोहराना पड़ता जहां त्रुटि और सुधार का अंतहीन चक्र चलता रहता। कई युवा वैज्ञानिक ऐसे काम को उबाऊ मानकर हार मान लेते, लेकिन कलाम समझते थे कि विज्ञान की हर बड़ी खोज छोटे और सटीक प्रयोगों पर आधारित होती है, ठीक वैसे ही जैसे एक विशाल इमारत की नींव अदृश्य पत्थरों पर टिकते है। DRDO में कुछ वर्षों के बाद उन्हें मौका मिला भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो में जुड़ने का। जैसे किसी गणितीय समीकरण में अचानक सही सूत्र मिल जाए, वैसा परिवर्तन था ये। यहाँ उनका सामना उन लोगों से हुआ जो भारत के लिए अपना स्वयं का रॉकेट और सैटेलाइट लॉन्चिंग तकनीक तैयार कर रहे थे। ये एक ऐसा लक्ष्य था जिसे दुनिया के कुछ ही देशों ने हासिल किया था। भारत आर्थिक रूप से मजबूत नहीं था, सुविधाएं सीमित थीं, प्रयोगशालाएं पूरी तरह आधुनिक नहीं थीं, और सफलता का प्रतिशत भी बहुत कम था, परंतु जिद और आत्मविश्वास का प्रतिशत बेहद ऊंचा था। कलाम को यही वातावरण पसंद आया, जहां हर दिन चुनौती थी, हर असफलता अगली कोशिश का मार्गदर्शन थी, और हर प्रयोग एक सवाल से शुरू होकर समाधान पर समाप्त होता था। रोहिणी उपग्रह के लिए लॉन्चिंग वाहन बनाना भारत के लिए एक कठिन कार्य था। परीक्षण होते, विफलता मिलती, फिर सुधार किया जाता। कभी ईंधन मिश्रण गलत साबित होता, कभी रॉकेट का संतुलन गड़बड़ा जाता। कई वैज्ञानिक निराश होते, लेकिन कलाम हर असफलता को एक संकेत की तरह देखते। यदि ये तरीका काम नहीं किया तो निश्चित ही कोई दूसरा तरीका होगा। उनकी टीम ने कभी कल्पना से अधिक मेहनत की, और आखिरकार वो दिन आया जब भारत ने अपना उपग्रह अंतरिक्ष में पहुंचा दिया। ये केवल अंतरिक्ष में एक वस्तु भेजना नहीं था, ये भारत के आत्मविश्वास की पहली उड़ान थी। ये वो क्षण था जब वैज्ञानिकों ने साबित किया कि सीमित संसाधनों के बावजूद यदि संकल्प असीम हो तो परिणाम असंभव नहीं, केवल देर से प्राप्त होता है। इस पल में कलाम ने महसूस किया कि विज्ञान केवल प्रयोगशाला की दीवारों तक सीमित नहीं, वो राष्ट्र की ताकत, स्वतंत्रता और भविष्य की नींव है। उन्होंने मन ही मन ये निर्णय किया कि जीवन का हर सूत्र, हर प्रयोग, हर विचार अब भारत के लिए होगा। व्यक्तिगत लाभ उनके जीवन के समीकरण से बाहर हो गया था। उनकी उड़ान अभी शुरू हुई थी, और आगे उन्हें ऐसी जिम्मेदारी मिलने वाली थी जो भारत के इतिहास की दिशा बदल देगी। अंतरिक्ष प्रोग्राम में भारत की सफलता ने ये सिद्ध कर दिया था कि सीमित संसाधनों वाला देश भी मजबूत इच्छा शक्ति के साथ बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकता है। लेकिन विज्ञान की दुनिया में हर सफलता अगली चुनौती का आमंत्रण होती है। अब भारत को जरूरत थी उस विज्ञान की जो देश की सुरक्षा को मजबूत करे। इस आवश्यकता ने अब्दुल कलाम के जीवन की दिशा और गहरा अर्थ निर्धारित किया। अंतरिक्ष से अब उनका सफर रक्षा अनुसंधान की ओर मुड़ रहा था। उन्हें एक नए मिशन की जिम्मेदारी मिली, भारत के लिए स्वदेशी मिसाइल तकनीक विकसित करना। ये कोई सामान्य प्रोजेक्ट नहीं था, ये कैसे था जैसे किसी जटिल गणितीय समस्या को बिना किताब, बिना उदाहरण, केवल तर्क और साहस के सहारे हल करना। भारत उस समय आत्मनिर्भर नहीं था, अधिकतर तकनीक विदेशों से ली जाती थी, लेकिन मिसाइल तकनीक कोई सामान नहीं जिसे खरीदा जा सके। ये राष्ट्र की सुरक्षा का सूत्र था जिसे कोई देश आसानी से साझा नहीं करता। इसलिए भारत के पास केवल दो ही विकल्प थे, या तो दूसरों पर निर्भर रहो या खुद का विज्ञान विकसित करो। कलाम ने दूसरा विकल्प चुना। उनके अनुसार सुरक्षा बराबर स्वदेशी तकनीक प्लस वैज्ञानिक आत्मनिर्भरता। इस सूत्र के साथ उन्होंने अपनी टीम बनाई। ये टीम युवा वैज्ञानिकों की थी, जिनमें ऊर्जा तो थी पर अनुभव कम। लेकिन कलाम का मानना था कि जोश और उत्सुकता अनुभव का पहला चरण होती है। टीम ने दिन रात प्रयोग शुरू किए। कभी ईंधन की रासायनिक संरचना गलत सिद्ध होती, कभी बैलिस्टिक गणना सटीक नहीं बैठती, कभी प्रक्षेपण प्रणाली असंतुलित परिणाम देती।
हर असफलता एक नए प्रश्न चिन्ह पैदा करती, और हर प्रश्न का उत्तर खोजते खोजते विज्ञान आगे बढ़ता गया। कमजोरियां सामने आती और वे उन्हें मिटाते, सुधार करते, फिर परीक्षण करते। यह चक्र लंबा और कठिन था, लेकिन इसी चक्र ने भारत को उसकी पहली स्वदेशी मिसाइल तकनीक की तरफ आगे बढ़ाया। इसी संघर्ष में अग्नि, पृथ्वी, त्रिशूल, नाग और आकाश जैसी मिसाइलें धीरे धीरे प्रयोगशाला से निकलकर आकाश में गूंजने लगी। कलाम को मिसाइल मैन का नाम किसी पुरस्कार से नहीं मिला, बल्कि उन अनगिनत विफलताओं से मिला जिन्हें उन्होंने कभी हार मानकर नहीं देखा। उनके लिए विफलता एक नकारात्मक शब्द नहीं, बल्कि एक संकेत थी कि कुछ सुधार बाकी है। वे हमेशा कहते थे, विफलता वो डेटा है जो हमें अगली सफलता के लिए सही दिशा देता है। भारत की मिसाइल प्रणाली एक दिन में नहीं बनी। ये वर्षों की मेहनत, वैज्ञानिक धैर्य, गणना, परीक्षण, विस्फोट, सुधार और फिर परीक्षण का परिणाम थी। और इन सभी में कलाम की सादगी, टीम वर्क और पोखरण की सफलता के बाद डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का नाम केवल वैज्ञानिक संस्थानों तक सीमित नहीं रहा। अब उन्हें देश के हर कोने में सम्मान, पहचान और विश्वास के साथ देखा जाने लगा। वे किसी विशेष पद के कारण बड़े नहीं बने, बल्कि उनके कार्यों ने उन्हें सामान्य लोगों की नज़रों में महान बना दिया। जब राष्ट्र ने उन्हें उच्च पद पर देखने की कल्पना करनी शुरू की, तब विज्ञान धीरे धीरे नेतृत्व का रूप ले रहा था। 2002 में भारत के इतिहास में एक अनोखा निर्णय हुआ। एक वैज्ञानिक जिसने प्रयोगशालाओं में भविष्य गढ़ा था, उसे देश के सर्वोच्च पद, भारत के राष्ट्रपति के लिए चुना जाने वाला था। आमतौर पर राजनीति में शामिल लोग ही सत्ता की सीढ़ियां चढ़ते हैं, लेकिन यहाँ एक ऐसा व्यक्ति चुना गया था जो सत्ता की भाषा नहीं बोलता था, ना ही उसका कोई राजनीतिक समीकरण था। उनके पास था ज्ञान, सत्य और राष्ट्र के प्रति निष्ठा। जब ये प्रस्ताव उनके सामने रखा गया, तो कलाम ने सरलता से पूछा, क्या मैं देश के युवाओं के लिए और अधिक काम कर पाऊंगा? उनके लिए पद महत्वपूर्ण नहीं था, बल्कि उससे मिलने वाला अवसर महत्वपूर्ण था। वे ये सुनिश्चित करना चाहते थे कि सत्ता उन्हें जनता से दूर ना कर दे। ये प्रश्न साबित करता है कि नेतृत्व केवल अधिकारों से नहीं, जिम्मेदारियों से शुरू होता है। राष्ट्रपति भवन में उनका जीवन किसी शासक जैसा नहीं था। वे विलासिता में रुचि नहीं रखते थे। वे साधारण कपड़े पहनते, सामान्य भोजन करते और अपनी दिनचर्या में किसी भी राजकीय प्रदर्शन को महत्व नहीं देते। कई बार सुरक्षा अधिकारियों को परेशान करते हुए वे छात्रों से सीधे मिलाते, क्योंकि उनके लिए राष्ट्र की शक्ति राजनेताओं में नहीं, विद्यार्थियों में थी। वे अक्सर कहते, यदि देश को बदलना है तो बच्चों की सोच बदलनी होगी। राष्ट्रपति के रूप में वे सैनिकों, वैज्ञानिकों, विद्यार्थियों और शिक्षकों से निरंतर मिलते रहे। वे समस्याओं के समाधान ऐसे खोजते जैसे किसी प्रयोग का उत्तर निकाल रहे हों। पहले कारण ढूंढा, फिर समाधान की दिशा तय की। वे किसी भी मुद्दे को केवल भावनाओं से नहीं, तर्क और समझ से देखते थे। यही कारण था कि उन्हें जनता ने जन राष्ट्रपति कहा। उनके निर्णयों में राजनीति के समीकरण नहीं, राष्ट्रहित का सूत्र दिखाई देता था। वे किसी भी पद के दबाव में नहीं झुकते। वे मानते थे कि देश केवल नीतियों से नहीं, नागरिकों के चरित्र से आगे बढ़ता है। इसीलिए वे बच्चों और युवाओं को अपनी सबसे बड़ी प्राथमिकता देते। उनमें वे वो ऊर्जा देखते थे जो भविष्य के भारत को बदल सकती थी। राष्ट्रपति भवन की भव्यता के बीच भी वे अपने भीतर वही व्यक्ति थे जो कभी रामेश्वरम की गलियों में अखबार बांटता था। पद बदल गया था, पर मूल नहीं। उनके पास अधिकार आ गए थे, पर अहंकार नहीं। जैसे किसी वैज्ञानिक समीकरण में कुछ मान बदल जाएं, पर मूल सिद्धांत वही रहता है, वैसे ही वे सत्ता में रहकर भी स्वयं के सिद्धांतों में स्थिर रहे। उनकी राष्ट्रपति यात्रा ने भारत को ये समझा दिया कि नेतृत्व पद से नहीं, व्यक्तित्व से आता है, और व्यक्तित्व चरित्र से बनता है। इस वैज्ञानिक की सादगी ने सत्ता को भी नया अर्थ दिया कि राष्ट्र सेवा केवल कानून लिखने से नहीं, नागरिकों में प्रेरणा जगाने से होती है। राष्ट्रपति के पद पर उनका कार्यकाल पूरा हुआ, लेकिन उनकी भूमिका खत्म नहीं हुई, क्योंकि विज्ञान सीखता है, नेता दिशा देता है और शिक्षक भविष्य बनाता है। और अब कलाम फिर से अपने सबसे प्रिय रूप में लौटने वाले थे, एक शिक्षक। राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने के बाद अधिकांश लोग सत्ता से उतरने के बाद आराम चुनते हैं, खुद को प्रशंसा और सम्मान के बीच सुरक्षित रखते हैं। लेकिन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सत्ता की सीढ़ी को अंतिम मंजिल नहीं मानते थे। वे जानते थे कि ज्ञान का मूल्य तभी पूरा होता है जब उसे बांटा जाए। इसीलिए पद से मुक्त होने के बाद वे वहीं लौट आए जहां उनका असली घर था, विद्यार्थियों के बीच। राष्ट्रपति भवन से निकलते समय उनमें ना कोई उदासी थी, ना कोई मोह। वे मुस्कुराते हुए बोले, अब मैं अपने असली काम पर लौट रहा हूं।
उनके लिए वास्तविक सम्मान तालियों में नहीं बल्कि उन आंखों में था जिनके सपनों को वे दिशा देना चाहते थे। देश भर के विश्वविद्यालय, स्कूल और संस्थान उन्हें लगातार बुलाते रहे, कभी इंजीनियरिंग कॉलेज में, कभी मेडिकल छात्रों के बीच, कभी स्कूल की नन्ही आंखों के सामने। वे ज्ञान को भाषण की तरह नहीं, अनुभव की तरह बांटते। वे कहते, एक शिक्षक वो वैज्ञानिक है जो भविष्य में निवेश करता है। उनके शब्द केवल सलाह नहीं थे, बल्कि वे सूत्र थे जिन्हें जीवन में लागू किया जा सकता था। वे कहते, सपने देखो लेकिन उनसे भागो मत। सपने तब तक सपने हैं जब तक उनके लिए संघर्ष नहीं किया जाता। कई बच्चे जिनके घरों में साधन कम थे, उनसे प्रेरणा पाकर अपने डर से बाहर आए। कई युवा जो असफलताओं से परेशान थे, उनके शब्दों से नई दिशा पाए। वे हर व्यक्ति में एक क्षमता देखते थे, जैसे कोई वैज्ञानिक किसी पत्थर में छिपा तत्व खोजता है। वे कहते थे, हर व्यक्ति में ऊर्जा है, बस उसे पहचानने का प्रयास होना चाहिए। 27 जुलाई 2015, उसी दिन की तरह जैसे कोई सामान्य दिन हो। वे शिलोंग के IIM में छात्रों को संबोधित करने पहुंचे। एक और व्याख्यान, एक और प्रेरणा, एक और नई पीढ़ी जिस पर वे अपना पूरा अनुभव लिखना चाहते थे। भाषण शुरू हुआ। विद्यार्थियों की आंखें उन पर टिकी थीं। वे भविष्य, सपनों और जिम्मेदारी की बात कर रहे थे, लेकिन अचानक उनकी आवाज धीमी हुई, शरीर संभल न पाया और वे गिर पड़े। अस्पताल ले जाया गया, प्रयास हुए, लेकिन विज्ञान भी हर नियम को बदलने में सक्षम नहीं होता। वे इस संसार से विदा हो गए। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि उन्होंने अपनी अंतिम सांस कहाँ ली? ना किसी सम्मान मंच पर, ना किसी प्रशंसा समारोह में, ना अपने घर में। उन्होंने जीवन के अंतिम क्षण भी उसी कार्य में बिताए जिसे वे सबसे श्रेष्ठ मानते थे, विद्यार्थियों को शिक्षा देते हुए। एक शिक्षक के रूप में आए और एक शिक्षक के रूप में ही विदा हुए। उनका शरीर चला गया, लेकिन उनकी सोच एक स्थायी सिद्धांत की तरह जीवित है। उनकी किताबें जैसे विंग्स ऑफ फायर, इग्नाइटेड माइंड्स, इंडिया 2020 केवल साहित्य नहीं बल्कि भविष्य की योजनाएं और युवाओं के लिए वैज्ञानिक मार्गदर्शन है। उनके शब्द आज भी लाखों मनों को अपने सपनों का मूल्य समझाते हैं। उन्होंने साबित किया कि मृत्यु केवल शरीर रोकती है, विचार नहीं। और जिस व्यक्ति की विरासत विचार हो, वो कभी नहीं मरता। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जीवन किसी जीवनी की सीमित कहानी नहीं है जिसे पढ़कर बंद कर दिया जाए। उनका जीवन एक अवधारणा की तरह है जो हर पीढ़ी के साथ दोबारा परिभाषित होती है। जैसे किसी वैज्ञानिक सिद्धांत को बार बार उपयोग किया जाता है और हर प्रयोग में वो नया अर्थ प्रदान करता है, वैसे ही उनकी सोच समय के साथ और भी मूल्यवान होती जाती है। वे किसी पद से बड़े नहीं बने, ना किसी पुरस्कार ने उन्हें महान बनाया। वे इसलिए महान बने क्योंकि उन्होंने अपने ज्ञान और क्षमता को स्वयं तक सीमित रहने नहीं दिया। विज्ञान उनके लिए आत्म प्रदर्शन का साधन नहीं था, बल्कि राष्ट्र की सेवा का कर्तव्य था। वे समझते थे कि बुद्धि का असली सम्मान तभी है जब उसका उपयोग समाज के लिए किया जाए। उनका जीवन ये भी बताता है कि महानता की परिभाषा प्रसिद्धि नहीं बल्कि उपयोगिता है। यदि कोई व्यक्ति अपनी क्षमता का योगदान दूसरों के हित में करता है तो वो केवल सफल नहीं बल्कि सार्थक भी हो जाता है। कलाम ने विज्ञान को देश की सुरक्षा में लगाया, सत्ता को शिक्षा में लगाया और शिक्षा को भविष्य की पीढ़ियों के निर्माण में लगाया। यही 3 क्रम उनके जीवन के सूत्र थे: विज्ञान, राष्ट्र, विद्यार्थी। यही उनकी प्राथमिकता भी रही और यही उनकी विरासत। उन्होंने ये भी सिखाया कि कठिनाइयां किसी व्यक्ति की सीमा नहीं बल्कि संभावनाओं की परीक्षा है। उनका अपना जीवन इस सिद्धांत का प्रमाण रहा। एक नाव चालक का बेटा, जिसके पास वस्त्र कम और साधन सीमित थे, उन्हीं सीमाओं को पार करते हुए देश की ऊंचाई बन गया। वे कहते थे, परिस्थितियां हमें परिभाषित नहीं करती, हमारे निर्णय करते हैं। आज जब उनकी किताबें पढ़ी जाती हैं, उनके शब्द सुनाए जाते हैं या उनकी शिक्षाएं बताई जाती हैं, तो हम केवल एक व्यक्ति को याद नहीं कर रहे होते, बल्कि उस सोच को आगे बढ़ा रहे होते हैं जिसे उन्होंने हम पर विश्वास करते हुए सौंपा था। और यही उनकी अमरता है। विचार मरते नहीं हैं, वे दिशा बदलते हैं, पीढ़ियां बदलते हैं, समाज बदलते हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हमें ये विश्वास देकर गए कि सपने केवल आंखों में नहीं देखे जाते, उन्हें जिम्मेदारी में ढालकर पूरा किया जाता है। उनके जीवन का निष्कर्ष किसी शब्द में नहीं बल्कि एक कार्य में छिपा है: सीखो, सोचो, सपने देखो और उन सपनों को देश के लिए उपयोग करो। यही वो विरासत है जिसे हर युवा अपने जीवन में लागू कर सकता है। और जब ये विरासत अपनाई जाती है, तभी हम ये कह सकते हैं कि कलाम केवल इतिहास का नाम नहीं, भविष्य की दिशा है।